हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आइए आज के इस वीडियो में हम लोग कला से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है जिसका अध्ययन हम लोग करेंगे, और यह महत्वपूर्ण पार्ट है सौंदर्य शास्त्र। जी हाँ दोस्तों, सौंदर्य शास्त्र जिसे अंग्रेजी में हम लोग एस्थेटिक्स भी कहते हैं। तो आइए देखिए सौंदर्य शास्त्र है क्या। और दोस्तों सौंदर्य शास्त्र या एस्थेटिक्स को लेकर के भिन्न भिन्न व्यक्तियों के भिन्न भिन्न विचार हैं। जितने व्यक्ति हैं, हर लोगों का सौंदर्य को लेकर के एक अलग सोच है, एक नज़रिया है। लेकिन सामान्य रूप से सौंदर्य शास्त्र है क्या, कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई, और इस सौंदर्य शास्त्र के प्रणेता कौन हैं, और किस प्रकार से उन्होंने सौंदर्य को एक अलग विषय के रूप में कहाँ से प्रतिस्थापित किया है, इन सब की चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आइए हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं जो एस्थेटिक्स शब्द है। ये एस्थेटिक्स शब्द मूल रूप से ग्रीक भाषा का शब्द है, और इसे ग्रीक भाषा में एस्थेटिकोस या एस्थेसिस कहा गया है। और इस एस्थेटिकोस या एस्थेसिस का अर्थ होता है इंद्रिय जनित अनुभूति, या इसी को कहा गया है अंग्रेजी में सेंस परसेप्शन। और इस इंद्रिय जनित अनुभूति के अंतर्गत हम मानव की प्रतिक्रियाओं और उसकी अनुभूतियों का अध्ययन करते हैं। अर्थात यहाँ इंद्रिय जनित अनुभूति का तात्पर्य है कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, जिसमें त्वचा है, कान है, आँख है, नाक है, जिह्वा है या जीभ है, ये विभिन्न प्रकार की अनुभूति करते हैं। चाहे कान है किसी ध्वनि को लेकर के, नाक है किसी गंध को लेकर के, आँख है किसी चीज़ को देख करके। तो ये जो तमाम इंद्रियां हैं, जब हम किसी आनंद की अनुभूति करते हैं तो वो सौंदर्य होता है। और इस सौंदर्य शास्त्र को बामगार्टन, जो एक जर्मनी के सौंदर्य शास्त्री थे, और बामगार्टन पहले सौंदर्य शास्त्री हैं जिन्होंने दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी से एस्थेटिक्स को एक अलग विषय के रूप में प्रतिस्थापित किए। इसीलिए बामगार्टन को सौंदर्य शास्त्र का जनक भी कहा जाता है, या इन्हीं को फादर ऑफ एस्थेटिक्स कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले फिलॉसफी अर्थात दर्शन शास्त्र से 3 विषयों को प्रतिस्थापित किए। एक तो इन्होंने 18वीं सदी में दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी से तर्कशास्त्र, या इसी को लॉजिक कहा जाता है, एथिक्स नीति शास्त्र, और एस्थेटिक्स सौंदर्य शास्त्र। तो इन तीनों के पिता बामगार्टन माने गए हैं। बामगार्टन के बारे में अभी हम लोग आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे, जब हम लोग जर्मनी के सौंदर्य शास्त्री देखेंगे। लेकिन यहाँ देखते हैं कि इन्होंने जो 3 विषय प्रतिस्थापित किए, जिसमें नीति शास्त्र मानव को बुराइयों से हटा करके अच्छाइयों की ओर ले जाता है, तर्कशास्त्र तर्क की ओर ले जाता है, और सौंदर्य शास्त्र आनंद की ओर ले जाता है। तो दोस्तों तभी से सौंदर्य शास्त्र अन्य विषयों की तरह एक अलग स्वतंत्र विषय बना, यानी बामगार्टन के प्रयास से। और इसीलिए हम लोगों को पहले भी कहे थे कि बामगार्टन को सौंदर्य शास्त्र का जनक या फादर ऑफ द एस्थेटिक्स भी कहा जाता है।
और यहाँ सौंदर्य शास्त्र के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के सौंदर्य पर विचार किया गया है। एक रूप सौंदर्य है, एक रंग सौंदर्य है और तीसरा है अभिव्यक्ति का सौंदर्य। यहाँ रूप सौंदर्य का तात्पर्य कुछ लोगों को रूप सुंदर लगता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रूप के स्थान पर उन्होंने रंग को प्रमुखता दी, और कुछ लोगों ने अभिव्यक्ति को सौंदर्य माना, यानी किसी चीज़ को व्यक्त करने का कितना अच्छा तरीका है कि लोगों को आनंदित करे, तो वो भी सुंदर माना जाता है। तो यहाँ 3 प्रकार के सौंदर्य की चर्चा की गई है। और सौंदर्य शास्त्र को ललित कलाओं का दर्शन कहा गया है। ललित कलाएं इसलिए क्योंकि ललित कलाएं सौंदर्य प्रधान होती हैं, और इसके अंतर्गत उसके माध्यम से अभिव्यक्ति सौंदर्य और उसके रसास्वादन की चर्चाएं होती हैं। यहाँ भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखेंगे तो यहाँ आनंद का तात्पर्य रस से लिया गया है, यानी जिससे हमें रस मिले, आनंद मिले, वो सुंदर है। और दोस्तों, सौंदर्य को लेकर के विदेशी सौंदर्य शास्त्री और भारतीय सौंदर्य शास्त्रियों के अपने अलग अलग विचार हैं, और आपको बताया भी कि सौंदर्य को लेकर के हर व्यक्ति का अपना अलग सोच है, अपना अलग नज़रिया है, अपना अलग विचार है। और यहाँ भारतीय और पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्रियों के अलग अलग विचार हैं। हम लोग देखेंगे कि पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्रियों के सौंदर्य को लेकर के क्या विचार है, भारतीय सौंदर्य शास्त्रियों को सौंदर्य को लेकर के क्या विचार है। तो इस कड़ी में हम लोग सबसे पहले देखते हैं पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्री। और पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्रियों में हम लोग सबसे पहले यूनान चलेंगे, और इन पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्रियों में यूनान, या इसी को ग्रीक भी कहा गया है, या यहीं का एक बड़ा प्रसिद्ध शहर है रोम, तो रोमन सौंदर्य कहा गया है। और यही यूनान आज वर्तमान में इटली है। तो यहाँ के बहुत महान महान सौंदर्य शास्त्री हुए। और ग्रीक सौंदर्य के बारे में कहा गया है, ग्रीक और सौंदर्य शब्द को यदि पर्यायवाची कहा दिया जाए तो यह अतिशयोक्ति ना होगी। अर्थात सौंदर्य और ग्रीक ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और आज तक के इतिहास में कहा गया है कि शायद कोई भी जाति सौंदर्य के प्रति इतनी दीवानी नहीं रही जितनी कि यूनानी थे। और पूरे पाश्चात्य जगत में सौंदर्य पर सबसे पहले चिंतन यूनान के विद्वानों के द्वारा ही शुरू किया गया। और प्राचीन यूनानियों ने सौंदर्य को भौतिक यथार्थ माना, और संभवतः किसी भी राष्ट्र ने सत्यम शिवम सुंदरम की इतनी अधिक एकात्मकता नहीं देखी जितनी कि यूनानियों के द्वारा देखा गया। अर्थात सौंदर्य के प्रति बड़े ही सजग थे। और यूनान में बहुत से सौंदर्य शास्त्री हुए, लेकिन उसमें से कुछ प्रमुख सौंदर्य शास्त्रियों की थोड़ी सी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। हालांकि यहाँ देख रहे हैं कि यूनान के सौंदर्य शास्त्रियों में एक पाइथागोरस भी थे। हालांकि हम लोग पाइथागोरस को एक गणितज्ञ के रूप में अभी तक जानते थे, जिन्होंने एक नाम प्रमेय दिया था। लेकिन यहाँ हम लोग यूनान के सौंदर्य शास्त्रियों में पाइथागोरस के अलावा और कौन कौन से सौंदर्य शास्त्री हैं, इन पर आइए हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और यहाँ के सौंदर्य शास्त्रियों में एक सौंदर्य शास्त्री बहुत महत्वपूर्ण हैं, सुकरात हैं। असल में यहाँ यूनान के जो सौंदर्य शास्त्री थे वो बड़े प्रतिभा संपन्न थे। वो एक सौंदर्य शास्त्री थे, गणितज्ञ थे, इतिहासकार थे, एक समाजशास्त्री थे, एक नीति शास्त्री थे। तमाम प्रतिभाएं उनके अंतर्गत थी। तो इसी क्रम में हम लोग एक देखते हैं, सुकरात को देखते हैं। सुकरात, और सुकरात असल में यहाँ यूनान में एक मूर्तिकार का बेटा था, और सुकरात भी मूर्तिकारी किया करते थे।
और सुकरात का अपना एक अलग इतिहास है, लेकिन हम लोग यहाँ सुकरात के केवल सौंदर्य पक्ष की चर्चा करेंगे। दोस्तों, सुकरात ने सौंदर्य में उपयोगिता देखी और इन्होंने कहा कि ऑब्जेक्ट कॉल्ड ब्यूटीफुल बिकॉज दे सर्व सम रेशनल एंड। इसका अर्थ होता है कि ऊपर से कोई भी वस्तु ऊपर से सुंदर नहीं कही जा सकती है यदि वह मानव के लिए उपयोगी ना हो। यानी सुंदरता में भी इन्होंने उपयोगिता देखी, यानी अगर वह मानव के लिए उपयोगी है तो वह सुंदर है, और वह मानव के लिए उपयोगी नहीं है तो सुंदरता भी उसकी किसी काम की नहीं है। और दोस्तों, इस सौंदर्य को लेकर के सुकरात ने सुंदरता में दो प्रकार के सुंदरता की चर्चा की गई है। एक होता है परम सौंदर्य, या उसी को एब्सोल्यूट ब्यूटी कहा दिया जाता है, और दूसरा है संबंध युक्त सौंदर्य, जिसी को रिलेटिव ब्यूटी कहा दिया जाता है। और यहाँ कला का जो लक्ष्य है वो आनंद है, और अदृश्य को दृश्य में बनाना ही उसका उत्कर्ष है। कहने का तात्पर्य है कि सुकरात ने परम सौंदर्य को महत्व न देकर के संबंध युक्त सौंदर्य को महत्व दिया, और इनका मानना था कि कला का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति है, जो दिखता नहीं है उसको बना देना ही उसका उत्कर्ष है। दोस्तों, यहाँ संबंध युक्त सौंदर्य और परम सौंदर्य में अगर हम लोग देखें तो संबंध युक्त सौंदर्य को आदमी ज़्यादा महत्व देता है। जैसे विश्व सुंदरी के चुनाव को लेकर के, विश्व सुंदरी का चुनाव हर साल होता है, लेकिन जब अपने देश की कोई विश्व सुंदरी चुनी जाती है तो हम लोग उसको ज़्यादा सुंदर मानते हैं, क्योंकि हमारा अपने देश का ही वह सुंदरी है और हमारा एक संबंध है अपने देश का होने का या भारतीय होने का। तो एक संबंध जो है चीज़ों को ज़्यादा मधुर बना देता है, ज़्यादा सुंदर बना देता है, ऐसा सुकरात का मानना है। लेकिन इन्हीं सुकरात के एक शिष्य थे प्लेटो महोदय, और प्लेटो के बारे में एक सौंदर्य शास्त्री हैं एमर्सन, उन्होंने कहा था कि प्लेटो इज फिलॉसफी एंड फिलॉसफी इज प्लेटो। और यहाँ पाश्चात्य जगत में सौंदर्य की विवेचना अगर सही से किसी ने शुरुआत की है तो वो प्लेटो माने जाते हैं। और आप लोग बताए थे कि सुकरात के शिष्य थे और ये भी बहुत प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, और इन्होंने सौंदर्य के दो पक्षों का वर्णन किया है जो इनके गुरु ने किया था, एक परम सौंदर्य और एक संबंध युक्त सौंदर्य। और इन्होंने तीन प्रकार के ज्ञान की चर्चा की है कि तीन प्रकार के ज्ञान होते हैं और ज्ञान भी सुंदर ही होते हैं। एक होता है आदर्श ज्ञान, यानी जिसके माध्यम से व्यक्ति विचारों या चैतन्य जगत की अनुभूति करता है, और दूसरा है इंद्रिय अनुभूति, अर्थात वह ज्ञान जो केवल इंद्रियों तक सीमित होता है, सत्य का बोध नहीं होता है, और तीसरा है विचार, अर्थात वह ज्ञान जो दूसरों के विचारों और अनुभूतियों से प्राप्त होता है। तो प्लेटो महोदय ने इन तीन प्रकार के ज्ञान की चर्चा की है, और प्लेटो के द्वारा कई ग्रंथ लिखे गए थे, और इन ग्रंथों में इनका एक ग्रंथ है रिपब्लिक, सिम्पोजियम, फ्रेड्स, हिप्पियास मेजर और यान। तो ये विभिन्न प्लेटो के ग्रंथ है, जिसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सिम्पोजियम, रिपब्लिक वगैरह कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। और इसके पश्चात हम लोग एक और सौंदर्य शास्त्री को देखेंगे जो
प्लेटो के शिष्य थे, अरस्तु, या इन्हीं को अरिस्टाटिल भी कहा जाता है। अरिस्टाटिल या अरस्तु के बारे में कहा जाता है कि पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र की नींव डालने का वास्तविक श्रेय अरस्तु महोदय को जाता है। और सौंदर्य को लेकर के और कला के प्रति इनके दृष्टिकोण, इनके गुरु का दृष्टिकोण जो विशुद्ध आदर्शवादी था, लेकिन अरस्तु ने की जो मनोवृत्ति थी वो वैज्ञानिक रूप से व्यवहारिक और यथार्थवादी थी। उनकी दृष्टि में जो परम सौंदर्य है ऐसी कोई सत्या नहीं है। जिसे प्लेटो ने उसमें समस्त सौंदर्य को देखा था, लेकिन इन्होंने इसको नहीं माना और अरस्तु ने सौंदर्य को उपयोगिता से भिन्न बताया, जिसे सुकरात ने सौंदर्य का मापदंड माना था। अरस्तु कला को सत्य का अनुकरण मानते हैं। इनका मानना था कि किसी कार्य को जब हम बार बार करते हैं तो उसमें स्वभावतः सुंदरता आ भी जाती है। और इसका उदाहरण आप लोग देखे होंगे कि इन्होंने मानव के बाल्यकाल से ही अनुकरण की प्रवृत्ति स्वभावतः पाई जाती है। इससे साफ है कि कला प्रकृति की अनुकृत करती है, अर्थात प्रकृति की नकल है। इनका मानना था कि जब मानव बाल्यकाल से ही जब बहुत छोटा बच्चा होता है तभी वह अपने से बड़े और अपने आसपास के वातावरण से प्रभावित होकर के कोई कार्य बार बार करता है। जैसे बच्चा पहले अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता है, ज़मीन पर घिसट कर चलता है, लेकिन धीरे धीरे वह देखता है अपने आसपास के लोगों को कि वो दो पैरों पर चल रहे हैं, तो वह भी धीरे धीरे उठने का प्रयास करता है। बार बार गिरता है, बार बार प्रयास करता है, और एक समय ऐसा आता है कि वह दौड़ता है। कहने का तात्पर्य है कि जब हम किसी कार्य को निरंतर रूप से उससे प्रेरित होकर के उसका अनुकरण करेंगे तो वह जो है कार्य सुंदर होगा। और अरस्तु सौंदर्य शास्त्र में एक अनुकृति का सिद्धांत भी प्रस्तुत किए थे, और जिसके अनुकरण का सिद्धांत या अनुकृति का सिद्धांत भी कहा जाता है। और प्लेटो ने भी अपनी पुस्तक, एक इनकी पुस्तक है रिपब्लिक, और इसमें भी इन्होंने अनुकृति का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। और दोस्तों, प्लेटो के शिष्य अरस्तु की भी कुछ पुस्तकें हैं, जिसमें पोएटिक्स और रेहटाटिस्क, ये रेहटारिस्क भी कह सकते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जर्मनी में दोस्तों यूनान में बहुत से सौंदर्य शास्त्री रहे, लेकिन यहाँ हम लोग 3 सौंदर्य शास्त्रियों को ही देखे मुख्यतः। सबसे पहले सुकरात को देखे, प्लेटो को देखे, अरस्तु को देखे, और पाइथागोरस के नाम की केवल चर्चा हुई है कि ये भी सौंदर्य शास्त्री थे। हालांकि यहाँ बहुत से सौंदर्य शास्त्री हैं, लेकिन इन्हीं लोगों की चर्चा केवल की गई है जो परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसके पश्चात हम लोग जर्मनी के सौंदर्य शास्त्री देखेंगे, और जर्मनी के सौंदर्य शास्त्री भी परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम लोग जर्मनी के सौंदर्य शास्त्रियों की क्या विचारधारा है, और जर्मनी के कौन कौन से सौंदर्य शास्त्री हैं, और उनके सौंदर्य को लेकर के क्या सोच है, क्या नज़रिया है, इस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।